हेलो लर्नर्स, जैसे कि हम लोग अल्फ़्रेड फ्रूट्स की चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अब आई थिंक ये हमारा लास्ट पार्ट होगा और इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम इन सारी चीज़ों को जान लेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिपिफिकेशन। और टिपिफिकेशन की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है टिपिफिकेशन किसका कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है। अब हो सकता है वो एग्जांपल दे दे, और मैंने देखा था यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन दे रखा था टिपिफिकेशन और रेसिपी में से क्या है। तो आपको एक कोटेशन पढ़ के बताना था टिपिफिकेशन है या रेसिपी है। तो वो तभी आप बता सकते हैं जब उसका मीनिंग अच्छे से समझते होंगे, नहीं तो रेसिपी और टिपिफिकेशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है और इसमें ये दोनों को ही लगभग सिनोनिम के रूप में यूज़ किया जाता है। तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे टिपिफिकेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेसिपी। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं टिपिफिकेशन क्या है। तो टिपिफिकेशन या फिर यूनिकनेस की अगर हम बात करें, जिसको हिंदी में बोलेंगे विशिष्टीकरण या फिर प्रारूपीकरण और विशिष्टता। तो ये क्या होता है, तो जो टिपिफिकेशन होता है उसके आधार पर जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी रियलिटी को समझने की हम कोशिश करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, यानी जो सामाजिक संरचना है उसका बोध कराता है। ये सामाजिक संरचना के बारे में इससे हमें क्या होता है, पता चलता है। अब सामाजिक संरचना तो बहुत लार्ज पर्सपेक्टिव है, वो हमें कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए हमने कुछ टिपिफिकेशन बनाए, कुछ टिपिफिकेशन यानी प्रारूप बनाए और उसके आधार पर हम समाज को समझेंगे, समाज की वास्तविकता को समझेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो हमारे सामने उसका सिर्फ बॉडी वो प्रस्तुत करता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो हमको समझ में नहीं आता है, तो वो हम अपने प्रारूपों के आधार पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रारूपीकरण में क्या होता है, हम सिचुएशन को और जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उनको और साथ ही साथ में जो व्यक्ति होते हैं उन सभी को कुछ कुछ प्रकारों में बांट देते हैं और इसी को, ये जो कैटेगराइजेशन की प्रोसेस होती है, इसी को हम कहते हैं टिपिफिकेशन। तो इसी को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में मेंशन किया है सो दैट आप भी बहुत ही आसानी से समझ सकें। ऑल रिपीटेटिव सोशल सिचुएशन, क्योंकि जब सोशल सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहती हैं तो उसके आधार पर हम क्या बना लेते हैं, एक प्रारूप बना लेते हैं कि अच्छा ऐसा होगा। तो कैसे प्रारूप बनाते हैं हम यही समझ लेते हैं। ऑल रिपीटेटिव सोशल सिचुएशन तो कैसे समझ में आएगा, जैसे कि हमने एक बार क्या किया, जो पोस्टमैन है ना, उस अपने मित्र को लिखने के लिए हमने एक पोस्ट डाला और वो हमने जो पोस्ट डाला वो डाल दिया पोस्ट कार्ड, और वो हमने सोचा कि ये जो पोस्टमैन है वो क्या करेगा, इस डाक को ले जाकर हमारे मित्र के पास पहुंचा देगा, हमारे फ्रेंड के पास पहुंचा देगा। तो हमने जो पोस्टमैन के बारे में एक सोचा कि वो हमारे मित्र के पास इसको पहुंचाएगा, ये हमने क्या किया, प्रारूपीकरण किया। यानी हमने इसके बारे में एक टाइप बना लिया कि ये तो हमारे इस पोस्ट को इसके पास पहुंचा देगा। तो कैसे हमने सोचा, ये रिपीटेशन से हमें पता चला, क्योंकि जो पोस्टमैन होता है उसका काम होता है जितने भी लेटर्स हैं उनको हमारे जो भी जिनके पास भी भेजना है उनके पास हम पहुंचाएं। तो हमारा क्या हुआ, और रिपीटेटिव सोशल सिचुएशन से हमें पता चला कि पोस्टमैन जो हमारा है वो हमारे मित्र के पास हमारा कार्ड भेज देगा। उसके बाद है इसमें प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। जो टिपिफिकेशन होता है वो एक कैटेगराइजेशन यानी वर्गीकरण करने की प्रोसेस होती है, और उसमें हम क्या करते हैं, किसका किसका करते हैं, सिचुएशन का भी करते हैं एंड पर्सन का भी करते हैं। प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ सिचुएशन एंड पर्सन्स, तो किसका किसका करेंगे, सिचुएशन का करेंगे और पर्सन्स का करेंगे। किसमें, इनटू टाइप्स या फिर काइंड बेस्ड ऑन सोशल शेयर्ड मीनिंग। जो भी हमारा मीनिंग होता है, जो हमें अर्थ मिले होते हैं, उसके आधार पर हम व्यक्ति को और सिचुएशन को दोनों को ही कुछ प्रकारों में बांट देते हैं, तब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे तो इतना लार्ज है सोसाइटी का स्ट्रक्चर, तो उसको हम नहीं समझ सकते हैं। और ये समय और स्थान के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। प्रारूपीकरण हमने जो एक बार बनाया हमेशा वही काम नहीं आता है, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि वर्ड उसके बहुत सारे रूप हैं तो वो बदलता रहता है। तो इसी तरह जो टिपिफिकेशन होगा वो भी टाइम के अनुसार और स्थान के अनुसार बदलता रहेगा। एक ही जो टाइप है वो हर जगह काम नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है
उसी के साथ साथ क्या होता है, टिपिफिकेशन में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेबल करते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बताया कि ये पेन है, तो पेन को समझाने में या बताने में इस भाषा का बहुत रोल है। ये भाषा ही है, इसी के माध्यम से मीनिंग हमारा शेयर होगा। अगर भाषा नहीं होगी तो हमारा मीनिंग प्रॉपर शेयर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके आधार पर ही हम इन सिचुएशन और जो भी पर्सन्स होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। और ये जो टिपिफिकेशन होता है ना, वो इतना सामान्य होता है, इतना कॉमन होता है, क्या होता है, ये सामान्य होता है। तो नॉर्मली हम इसके बारे में कॉन्शियस नहीं रहते हैं। मतलब जैसे हमने ये पोस्ट डाला तो हम सोचते पता नहीं पोस्टमैन भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो इतनी कॉमन चीज़ हम क्यों सोचेंगे, ये तो हम कॉन्शियस नहीं रहते, हमको पता होता है हमने भेजा है तो वो भेज देगा। तो ये हम प्रारूपीकरण करते हैं किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन के बारे में, एक उसकी जो कैटेगराइजेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसी को हम कहते हैं टिपिफिकेशन। तो आपको ये बात इतनी समझ में आ गई। उसके अलावा जैसे हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं, अगर हमें सामाजिक संरचना का बोध करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ हम टाइप्स बना लेंगे और उन टाइप्स के आधार पे हम सोशल जो भी रियलिटी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो भी व्यक्ति हमारे सामने रहता है वो अपनी स्पष्टता, अपनी क्लियरिटी नहीं दिखाता है, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं और उसको हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें जो भी हम उसका अर्थ निकालते हैं, उसके अर्थ पे उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो हमारे सामने है वो अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहा है, वो अपना खुद सब कुछ नहीं बता रहा है, तो हमें अपने माइंड के आधार पे उसको समझना पड़ेगा। और वो हम कैसे समझेंगे, जो हमारी घटनाएं घटित हो चुकी होंगी, जैसे पोस्टमैन वाला हमने बताया, तो हम उसके आधार पे समझेंगे, अपना एनालिसिस कर लेंगे कि अच्छा ऐसा होगा। तो वो हम जो भी पूर्व में घटित घटनाएं होती हैं उसके आधार पे समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कुछ हम प्रारूप पहले से बनाकर सेट कर लेते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कि जैसे हमने अपना प्रारूप सेट किया, हमें अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ हमें किस तरह से रहना है और बहन के साथ कैसे रहना है, और साथ ही साथ में हमारा जो शिक्षक हैं उनके साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना है। तो हमने सभी के बारे में एक प्रारूपीकरण कर रखा है, एक टाइप बना के रखा है कि हमारे टीचर्स आएंगे तो हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, हम अच्छे से बात करेंगे, सिस्टर के साथ हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, भाई हमारा सपोर्टिव है, पेरेंट्स हमारे जो हैं उनको हम सारी बात बता सकते हैं और उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको देख के हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं तो हम इनको नमस्ते करें, गुड मॉर्निंग करें कि ना करें, वो सचेत नहीं होते हैं हम उसमें, वो अनकॉन्शियस होते हैं और वो रैंडमली चीज़ें होती जाती हैं। क्योंकि हम टीचर्स को देखते ही अपने गुड मॉर्निंग करते हैं तो वो पहले से ही हमारा प्रारूपीकरण होता है, हम बना के उसको रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही समाज में जैसे हमारा प्रारूपीकरण है, जो सामाजिक संरचना है, इसका बोध करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे कि हमको पता है कि जो पुरुष है और महिला है उसका हमने क्या किया है, विभेदीकरण हमको पता है कि किस तरह से किया गया है, क्या है पुरुष और क्या है महिला, ये तो सोशल रियलिटी है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, सामाजिक संरचना है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये महिला जो है वो पुरुष जैसे कपड़े पहन लेती है, बॉय कट वो हेयर्स अपने रख लेती है, और उसमें क्या होता है, वो जो उसका स्ट्रक्चर जो जैसे होना चाहिए था सिचुएशन, वो चेंज हो जाती है क्योंकि उसने क्या किया है, एक बॉय का रूप धारण कर रखा है। तो जो हमारा प्रारूप पहले से बना हुआ था एक महिला को लेकर कि उनके लॉन्ग हेयर्स होंगे, सूट पहने होंगे, साड़ी पहने होंगी, जो भी हमारा पहले से प्रारूप था, तो उसमें ये क्या करता है, बाधा डाल देता है। ये प्रारूपीकरण जो ये हमारा पहले से सेट था, तो उसमें ये क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसने, हम उसमें जो पहले से बना हुआ था उसको बदल दिया इसने। तो इस तरह से क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पहले से प्रारूप बने हुए हैं कि महिला इस तरह से कपड़े पहनेगी, जो बॉयज़ हैं वो इस तरह से हेयर्स रखेंगे, ये पहले से बना हुआ है। तो ये हम प्रारूपीकरण के आधार पर सोशल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, सामाजिक संरचना का हमें बोध होता रहता है। इसी तरह क्या होता है कि जैसे हमें पता है जो वुमेन है उसकी शादी हो गई तो सिंदूर लगाएगी और चूड़ियाँ पहनेगी, ये सब कुछ करेगी, तो वो पहले से प्रारूप बना हुआ है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो शादी करने के बाद सिंदूर बहुत लाइट लगाती है तो दिखता नहीं, चूड़ियाँ वगैरह पहनती नहीं तो पता नहीं चल पाता है। तो क्या होता है, वो प्रारूपीकरण जो पहले से बना होता है उसके आधार पर सामाजिक संरचना का एक्चुअल बोध नहीं हो पाता है। तो प्रारूपीकरण के आधार पर हम क्या
करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर का बोध करते हैं। और ये यूज़ किसने किया? अल्फ्रेड शूट्स ने किया। और ये कहा इसके आधार पे हम किसको समझेंगे? सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर को समझेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते, सोशल स्ट्रक्चर को समझने में टिपिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। तो इस तरह से हमने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं जो हमें लगता है आपके लिए बहुत अनिवार्य है, और ये सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो जब भी हम सामाजिक यथार्थ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, किन्हीं प्रारूपों के आधार पे इसको समझते हैं, क्योंकि ऐसे हमको समझ में नहीं आता है। तो हम इसको कुछ श्रेणियों में डिवाइड कर लेते हैं और उसके आधार पे हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें इन्होंने कहा ये जो हम टाइप बनाते हैं, जो भी टाइप हमने बनाए वो जैसे वेबर के आइडियल टाइप थे उस तरह से नहीं है, वेबर के आइडियल टाइप से भिन्न है। क्योंकि उन्होंने किसकी बात की थी? उन्होंने तो जो आइडियल टाइप का यूज़ किया था वो अपने स्टडी अध्ययन के लिए यूज़ किया था। लेकिन जो अल्फ्रेड शूट्स हैं उनका जो ये आइडियल टाइप था वो दैनिक जीवन की अंतर्निहित प्रकृति के लिए उन्होंने यूज़ किया था। क्योंकि इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो लाइफ वर्ल्ड था उसकी अंतर्निहित प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, टिपिफिकेशन के आधार पर, एक विशिष्टीकरण के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आ गया, हम टिपिफिकेशन में क्या करते हैं, सिचुएशन को कैटेगराइज करते हैं, पीपल को कैटेगराइज करते हैं, उसके आधार पे अलग अलग टाइप्स बनाते हैं। और जैसी सिचुएशन आती है उसके आधार पर हम अपने जो भी हमारा टिपिफिकेशन होता है उसके आधार पे हम समझ जाते हैं कि अब हमें ऐसा रिस्पॉन्स करना है। वो अनकॉन्शियस होता है, उसके लिए हमें सोचना नहीं होता है, वो रैंडमली हमें पता चल जाता है कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि पूर्व में घटित घटनाओं के आधार पे हम क्या करते हैं, उसका जो भी अब मैं अनुभव किया होता है उसके आधार पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। तो ये रहा हमारा टिपिफिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं रेसिपी। तो चलिए टिपिफिकेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको रेसिपी और टिपिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रेसिपीज़। तो रेसिपीज़ का क्या मतलब होता है वो जान लेते हैं। तो ज़्यादातर रेसिपीज़ और टिपिफिकेशन को सिनोनिम की तरह ही यूज़ करते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, तो ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि क्या है। तो हम लोग रेसिपी को भी देख लेते हैं। तो रेसिपी क्या होता है, एक बनी बनाई विधि होती है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे आपको भी पता है रेसिपी क्या होता है, तो रेसिपी जो होता है वो बनी बनाई विधियाँ होती हैं। बनी बनाई विधियाँ होती हैं, वो किसी भी चीज़ की होती हैं जिसको हम, जब हमारे पास कोई सिचुएशन आती है तो उसको हम ध्यान में रखकर काम करते हैं। तो जैसी सिचुएशन होगी हमारे पास उसको हम वैसा यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें जब सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए क्या होगी, हमारी जो रेसिपी होगी उसको हम यूज़ करेंगे। इसमें कितना हमें ऑयल डालना है, कितना हमने तेल डाला, कितना हमने जीरा डाला और कितना हमने इसमें नमक डाला, ये सारी जो भी कितना डालना है ये क्या हो गया, बनी बनाई विधियां हैं सब्जी को बनाने की। तो इसी तरह अल्फ्रेड शूट्स ने भी यूज़ किया है कि जैसे सब्जी बनाने की जो रेसिपी होती है, जो इसका ज्ञान होता है, उसी तरह सिचुएशन के बारे में भी हमको ज्ञान रहता है, पता रहता है कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे। तो वो हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज का पार्ट होता है, हमारे जो माइंड में हमें पता चल जाता है कि ऐसी सिचुएशन आने पे हमको ऐसे काम करना है। तो वो क्या हो जाता है, जो बनी बनाई विधियाँ होती हैं किसी भी सिचुएशन को डील करने की, उसको हम कहते हैं रेसिपी। तो इसीलिए मैंने लिखा है सर्व एज टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग और एटलीस्ट कंट्रोलिंग एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेसिपीज़ हैं, व्यंजन विधियाँ हैं, वो अनुभव के पहलू को समझने, मतलब अनुभव के पहलू को समझेंगी और उनको नियंत्रित करने की एक टेक्निक होती है। तो जो भी एक्सपीरियंस किया होता है उसको हम समझते हैं और उसको कंट्रोल करने की एक विधि होती है। क्योंकि जैसे सब्जी में आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, इतना नमक डालेंगे, इतना जीरा डालेंगे, इतना ऑयल डालेंगे, तो वो क्या करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको समझ लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं कि इतना डालेंगे तो मेरी सब्ज़ी इतनी अच्छी बनेगी। तो ये हो गया, आपने सिचुएशन के आधार पर उसको सीख लिया। इसी तरह जब भी कोई घटना घटित होती है तो आप उसके आधार पर सीख लेते हैं कि हमें फ्यूचर में इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो ये हो जाएगा, या ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाती है, रेसिपी हो जाती है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है, हमें पता होता है कि अगर आपसे हमसे किसी ने पूछा कैसे हो, हाउ आर यू, तो हम कहते हैं
आई एम फाइन एंड यू, आप कैसे हो। तो ये जो हमने पूछा कि आप कैसे हो, तो ये क्या है, बनी बनाई रेसिपी है कि मतलब हमें पूछना ही है। अगर आपने हमसे पूछा कि आप कैसे हो तो हम अपना तो बताएंगे, लेकिन साथ में हम आपसे भी पूछते हैं। तो ये बनी बनाई विधियां हैं, रेसिपी हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, जो सामाजिक वास्तविकता है उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं, जब टाइम आता है तब हम उनको यूज़ करते हैं। और ये भी हमें क्या, हम इसके लिए सचेत नहीं होते, ये भी अनकॉन्शियस होता है, हमें कोई बताता नहीं है कि ऐसे करो। ये हम सोचते नहीं है, वो रैंडमली होता है कि उसके बाद हम पूछ ही लेते हैं और आप कैसे हो। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि पूछें कि ना पूछें, वो हम पूछ ही लेते हैं। तो वो बनी बनाई सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है। तो बनी बनाई विधियाँ होती हैं, उसको हम काम में लाते हैं और वो तब तक काम में लाते हैं जब तक हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज में उसका ऑप्शन अवेलेबल रहता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसी घटना घटित हुई या कोई नई सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम पे हमको नहीं पता होता है कि अब क्या करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है ऐसा हो जाएगा, पर वैसा हो जाता है। तो हमें इस सिचुएशन में, इस नई सिचुएशन में क्या करना होता है, तो ये जो रेसिपीज़ होती हैं, पहले से जो बनी बनाई विधियाँ थीं वो अब काम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि सिचुएशन नहीं आ गई। और हम ये जो रेसिपीज़ थी वो हम कैसे करते थे, अनुभव के पहलू को समझते थे और इसको कंट्रोल करने की मेथड ये थी। अब अनुभव तो हमें हुआ नहीं, सिचुएशन कैसी थी, नई थी। जब हमें अनुभव ही नहीं है तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज जो था वो हमारा काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें नहीं पता चल पाता है। तो जहाँ पर स्टॉक ऑफ नॉलेज काम नहीं करता है, वहाँ पर ये जो विधियाँ होती हैं, जो रेसिपीज़ होती हैं, वो हमको नई लानी पड़ती है। मतलब वहाँ पर न्यू रेसिपी का निर्माण हो जाता है। फिर हमें जो बनी बनाई जो पुरानी विधियाँ होती हैं वो काम नहीं करती हैं और उसकी जगह हम क्या करते हैं, न्यू रेसिपी लाते हैं, क्योंकि अब वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो स्टॉक ऑफ नॉलेज में नहीं। फिर जब ये नई रेसिपी आ जाती है तो फिर ये भी हमारे माइंड में चली जाती है और स्टॉक ऑफ नॉलेज का पार्ट बन जाती। फिर ये सिचुएशन आएगी तो हम इसको आराम से हैंडल कर लेंगे। तो हर व्यक्ति के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं जब वो नई नई रेसिपीज़ का निर्माण करते हैं और जो पुरानी रेसिपीज़ के आधार पर अपने जो भी एक्सपीरियंस रहे होते हैं उसके आधार पर उस सिचुएशन को वो डील कर लेते हैं। तो रेसिपी समझ में आ गया। हालांकि दोनों ही लगभग सेम है, रेसिपी और जो टिपिफिकेशन है वो दोनों ही, लेकिन फिर भी हम अगर माइनर सा डिफरेंस करना चाहें, क्योंकि उसी लिए हमने डिस्कस किया है। तो रेसिपीज़ क्या होती हैं, रेसिपीज़ जो होती हैं वो मेनली अगर एक ही वर्ड में देखना है तो वो सिचुएशन के साथ डील करती हैं। और टिपिफिकेशन क्या होता है, वो ज़्यादातर पीपल के साथ डील करती है। मतलब इनका संबंध व्यक्तियों से होता है और इनका संबंध परिस्थितियों से होता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसी रेसिपी बनती है, और जब परिस्थिति नहीं आती है तो फिर नई रेसिपी बनेगी, क्योंकि वो पुरानी काम नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हमने सोचा एक वर्ड में आपको बता दें, क्योंकि हमने यूजीसी नेट में क्वेश्चन देखा था जिसमें ऑप्शन था कि एक कोटेशन लिखा था, उसमें ये पूछा था ये रेसिपी है या टिपिफिकेशन है या मंडेन वर्ड है या फिर वो रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव है। तो उसमें अगर आप चारों का मीनिंग नहीं जानते होंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने इतना ज़्यादा समय दिया है, इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशन किया है कि कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो रेसिपीज़ और टिपिफिकेशन को लेकर। और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। टिपिफिकेशन वो है जिसमें हम अपने माता पिता के बारे में, सबके बारे में एक टाइप बना लेते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। रेसिपीज़ वो है जिसमें हम प्रारूप तो बनाते हैं, जो बनी बनाई विधियाँ होती हैं वो हमारे दिमाग में रहती हैं और समय आने पर हम उसको काम में लाते हैं कि किस परिस्थिति में हमको कैसा व्यवहार करना है और किस तरह से हमें इस सिचुएशन को डील करना है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको कीवर्ड में नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं मंडेन वर्ड। ओके, समझते हैं हम लोग मंडेन वर्ड क्या है। तो मंडेन वर्ड जो होता है वो एक बेकार का जो संसार जिसको हम समझते हैं कि इसको करने से क्या होगा, तो उसकी स्टडी की वो बात करते हैं। मंडेन वर्ड की स्टडी करना चाहिए। और ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया था कि ये क्या है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि मंडेन वर्ड और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे।
तो मंडेन वर्ल्ड क्या होता है, जिसको हम बेकार का संसार समझते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। बेकार का संसार का क्या मतलब है, जो मतलब दिन प्रतिदिन में हो रहा है उनका अध्ययन करना चाहिए। दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या हम देखेंगे, उसमें क्या वास्तविकता है, जो भी वो क्रिया कर रहे हैं उनकी क्या वास्तविकता है, इसका अध्ययन करना चाहिए। तभी हमें सोशल स्ट्रक्चर की रियलिटी पता चल पाएगी, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर एक लार्ज पर्सपेक्टिव है। तो इसमें हमें देखना है, जैसे कोई टीचर है वो क्या करता है डेली लाइफ में, पढ़ाता है, किस तरह से पढ़ाता है। उसके बाद स्टूडेंट है वो क्या करता है, दिन प्रतिदिन की उसकी क्रियाएं हैं, वो क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब हमको अध्ययन इन सब का करना चाहिए, तो हमें सामाजिक वास्तविकता का पता चलेगा। तो अल्फ्रेड शूट्स ने कहा कि ये जो बेकार का संसार है इसका ही अध्ययन करने से सामाजिक वास्तविकता का पता चलेगा, यही मंडेन वर्ल्ड है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जो मंडेन वर्ल्ड है उसमें ये क्या रहता है, पहले से चीज़ें डिसाइड रहती हैं, तो उसमें हमें उसकी चेतना का अध्ययन करना होता है। जैसे कि फेनोमेनोलॉजी में आप शुरू से ही जान रहे हैं, तो चेतना का अध्ययन करेंगे कि वो क्या सोचता है। जैसे किसी को देखकर, किसी मंदिर को देखकर ऐसे सर झुका लिया उसने, तो उसके पीछे उसकी क्या चेतना है, या मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके पीछे उसकी क्या चेतना है, उन चेतनाओं का अध्ययन करना ही मंडेन वर्ल्ड कहलाता है। जैसे कि हमें बात करनी है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की अगर हमें स्टडी करनी है तो हमको पता है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। इसमें हस्बैंड मारता होगा, वाइफ की बात नहीं सुनता होगा, ये डोमेस्टिक वायलेंस होगा, ऐसे हमको पता है। लेकिन अगर हम इसको मंडेन वर्ल्ड के आधार पे समझेंगे, अगर हम इसकी वास्तविकता का पता लगाना चाहेंगे, तो हम डिफरेंट क्लास की महिलाओं से पूछेंगे, जनरल, एससी, ओबीसी, इन सभी की जो भी कैटेगरी हैं उनकी महिलाओं से हमने पूछा कि क्या है, पति आपको मारते हैं, क्यों मारते हैं और कैसा बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पूछी। डोमेस्टिक वायलेंस को जानने के लिए हमने ये सारी चीज़ें उनसे पूछी, महिलाओं की। तो इन महिलाओं ने हमको अपने डिफरेंट आइडियाज़, पर्सपेक्टिव बताए। इन्होंने कहा कि जो हमारे हस्बैंड हैं वो क्या हैं, पति परमेश्वर हैं। अब पति परमेश्वर हैं तो इसका मतलब यही है कि महिलाएं सोच रही हैं कि पति परमेश्वर हैं, वो जो भी कहेंगे वो अत्याचार हम सहन करेंगे, उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। तो ये उनकी चेतना हमको पता चली, महिलाओं की कॉन्शियसनेस हमें पता चली, और जो पहले से हमारा अजम्पशन था, जो पहले से डिसाइड था, उसको रॉन्ग प्रूफ किया कि ऐसा नहीं है कि मतलब से पुरुष अगर अत्याचार करते हैं तो क्यों करते हैं। तो वो इससे पता चला कि महिलाएं खुद ही कह रही हैं कि हस्बैंड हमारे जो कहेंगे वो हम मानने को तैयार हैं, क्योंकि वही सब कुछ है। तो वही उनको जब बढ़ा रही हैं, तो ये रियलिटी जो छुपी हुई थी वो हमें पता चली जब हमने इस बेकार के संसार का अध्ययन किया, मंडेन वर्ल्ड का जब हमने अध्ययन किया, तो हमें ये पता चला इसकी रियलिटी ये है। तो इसी तरह दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करने से हमें वास्तविकता का, यथार्थता का पता चलता है, और उसमें हम जो भी व्यक्ति क्रिया करता है उस क्रिया का अध्ययन करते हैं। ये हमारा हो गया मंडेन वर्ल्ड। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो पूछता रहता है, जिसमें हमने ब्रैकेटिंग की बात की थी स्टार्टिंग में ही, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर दें कि ब्रैकेटिंग ऑफ नॉलेज क्या है। तो दैनिक विश्व के अभिग्रहों यानी अजम्पशंस जो हैं उनका आपको क्या करना है, कोष्टीकरण करना है, ब्रैकेटिंग करना है, या फिर निलंबन करना है, उनको सस्पेंशन में रखना है। तो ये काम क्यों करना है, क्योंकि इससे हमें रियलिटी पता चलेगी। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी है वो हमने आपको बताया बहुत डायनेमिक्स है, बदलती रहती है। तो जो समाज में वास्तविकता है वो क्या करती है, बदलती रहती है। अब जब वो बदलती रहती है तो जो हमारा पूर्वाग्रह है, जो पहले से अजम्पशन है, वो कैसे काम करेगा, क्योंकि रियलिटी तो बदली जा रही है। अगर हम वही मान के चलेंगे कि हस्बैंड मानते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पति परमेश्वर है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये हमें क्या करना है, जो पूर्वाग्रह है उसको हमें कोष्टीकरण में रखना है, यानी ब्रैकेटिंग उसको करना है, और हमें उसको निलंबित करना है, उसको नहीं मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना हमें पहले से ज्ञान प्राप्त है उन सभी को हम रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट करना नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी सिचुएशन आती है उसको हमें थोड़ा गहनता से अध्ययन करना है।
ताकि हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई दें। हमको ये नहीं मानना है कि डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड मारते नहीं हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं वो हमें ढूंढना है। जो हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, तो हमें पता चला कि उनकी थिंकिंग ऐसी है, इसलिए वो इसमें विरोध नहीं करती हैं। तो ये जो छुपा हुआ कॉज था, जो रियलिटी थी, वो हमें पता चली। तो हमें ज़्यादा चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या करना है, ये काम करना है। हमें जो भी रियलिटी है उस पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है सॉरी, ये प्रश्न चिन्ह लगाना है। और इससे क्या होगा, जो रियलिटी है वो ज़्यादा क्लियर दिखेगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम किसी से कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, तो वो एक बार सोचता है कि क्या वाकई मैंने झूठ बोला। तो इस तरह से सॉरी, जब हम क्रॉस उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्रॉस चेक करते हैं उसको, तो रियलिटी हमें अच्छे से पता चलती है। तो इस तरह से हमने ये देखा। अभी इसमें 2-3 की पॉइंट और मेन हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसे आप नोट करते चलिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग एंड मोटिव्स। चलिए हम लोग देख लेते हैं मीनिंग एंड मोटिव्स के बारे में क्या बोला है अल्फ्रेड शूट्स ने। तो जो सोशल रियलिटी होती है किसी भी घटना की, वो मल्टीपल होती है, मतलब मल्टीपल सोशल रियलिटीज़ होती हैं। और मल्टीपल क्यों होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो उन सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। और इस वजह से एक घटना को देखने के कई तरीके हो जाते हैं, तो फिर कई सारी रियलिटीज़ हो जाती हैं। तो मल्टीपल रियलिटीज़ एंड मीनिंग एंड मोटिव्स की उन्होंने बात की है। तो मीनिंग एंड मोटिव्स भी पूछ सकता है, अभी तक ये नहीं पूछा गया, इसकी भी बात इन्होंने की है। अर्थ और प्रेरणा की बात की है। तो अर्थ और प्रेरणा को अगर हम समझें तो क्या होता है, अर्थ जो होता है वो क्या है, व्यापक है, वो व्यापक चेतना है। और जो मोटिव्स है वो क्या है, वो एक विशिष्ट पद्धति है या चेतना की पद्धति है, जिसके माध्यम से हम कोई भी क्रिया करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा जो मीनिंग है और मोटिव्स है। जैसे कि हम इसको एक उसमें समझें तो हमारा मोटिव्स क्या हो सकता है, जारफ निकालना किसी का हो सकता है और किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो सकता है, कोई भी मोटिव्स हो सकता है। और इसका अर्थ क्या होगा कि जो भी जारफ निकालेगा या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा उसका जीवन कैसा होगा, सुगम होगा या सरल होगा। तो ये हो गया उसका मीनिंग और मोटिव्स। मीनिंग और मोटिव्स दोनों के ही उन्होंने दो टाइप्स बताए हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ही आसानी से बुक में मिलेगा। ये बहुत ही मुश्किल है कि आपको मिले, और टाइप्स शायद अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए यूनिक हो सकता है मीनिंग एंड मोटिव्स को समझना। तो दोनों के दो टाइप्स हैं। अगर मीनिंग की बात करें तो उसके भी उन्होंने 2 टाइप बताए हैं। वो कौन से है, एक तो है सब्जेक्टिव मीनिंग कॉन्टेक्स्ट। तो जब सब्जेक्टिव मीनिंग कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो मतलब उनका वही है जो व्यक्तिगत मीनिंग की बात करते थे, जो व्यक्तिगत अर्थ की बात करते थे, वही उनका मीनिंग है। इससे सब्जेक्टिव मीनिंग जो है उसका मतलब है मेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, मतलब वो मानसिक आधार पर जो सोचेगा किसी भी रियलिटी के बारे में, जो कॉन्शियस होगा, उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी या सब्जेक्टिव मीनिंग कॉन्सेप्ट। तो सब्जेक्टिव मीनिंग कॉन्टेक्ट क्या होता है, उसमें मेंटल कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब दिमाग में हम सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे हमारा जीवन सुगम होगा, इसके लिए हम प्रेरित होते हैं। उसके बाद दूसरा है ऑब्जेक्टिव मीनिंग कॉन्टेक्स्ट। तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग जब कॉन्टेक्स्ट होगा तो वो कलेक्टिविटी ऑफ एक्टर्स हो जाता है, यानी जो वो शेयर्ड मीनिंग की बात करते थे वो इसमें आ जाएगा। तो शेयर्ड मीनिंग जो होता है उसमें व्यक्ति की जो संस्कृतियाँ होती हैं, उनकी सामूहिकता होती है, उनकी समग्रता होती है। तो इस तरह से उन्होंने मीनिंग्स को 2 पार्ट में बांटा है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इसी तरह मोटिव्स में भी उन्होंने 2 मोटिव्स की बात की, एक तो है इन ऑर्डर टू मोटिव और एक है बिकॉज मोटिव। मतलब इन ऑर्डर टू मोटिव का मतलब है जो क्रिया वो करता है, जो भी कार्य वो करता है उससे, और बिकॉज का मतलब तो क्योंकि ही है। तो इन ऑर्डर टू मोटिव जो है वो है सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ डीप कॉन्शियसनेस। इसमें
वो जो भी क्रिया करता है वो सारी चीज़ें इन ऑर्डर टू में आएंगी, क्योंकि इन ऑर्डर टू का मतलब ही है क्रिया करने से या कार्य करने से। तो जो भी वो कार्य करेगा या क्रिया करेगा वो इसमें आता है, और इसके आधार पर वो ये देखता है कि जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती है तो उसके लिए वो कोशिश करता रहता है, कार्य करता रहता है। तो इस तरह से JRF के लिए वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, कार्य करेगा। तो ये किस में आएगा, इन ऑर्डर टू मोटिव्स में। तो ये हो गया सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ डीप कॉन्शियसनेस, और इसके बारे में वो सोचता रहता है, उसे सचेत रहता है। तो यहाँ पे वो जो भी कार्य करेगा, इसका अर्थ सीधे है कार्य करने से, जो भी वो क्रिया करेगा उससे, और ये हमें फ्यूचर के बारे में बताएगा। मतलब हम जब JRF के लिए पढ़ेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ेंगे तो वो हमारा फ्यूचर उससे डिसाइड होगा। तो ये बात किस पे करता है, फ्यूचर की बात करता है। जैसे किसी से हमने पूछा कि मेरा ब्लैक पेन कहाँ है, तो वो जो ब्लैक पेन हमने किसी से मांगा, तो ये क्या हो सकता है, सामने वाला सोच सकता है कि अच्छा हो सकता है इसको फॉर्म फिल करना हो, तो इसलिए इसने ब्लैक पेन मांगा। तो हमने जो भी क्रिया की उससे हमारा वो फ्यूचर उसने सोच लिया मेरे बारे में। तो ये इन ऑर्डर टू मोटिव्स जो होता है उससे क्या होता है, ये फ्यूचर पे फोकस करता है, यानी भविष्य में जो भी डिसाइड होता है वो इसकी क्रिया से निर्धारित होता है। सिमिलरली जो बिकॉज मोटिव्स है वो एक्स पास्ट फैक्टो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब जो कार्य वो कर चुका होता है, यानी जो पास्ट होता है उसके आधार पर वो डिसाइड करता है, वो उससे मोटिव्स होता है। तो ये क्या होता है, ये पास्ट पे होता है। जैसे हमने कोई मेरा फ्रेंड था, वो बाहर गया था, तो हमने उससे पूछा कि आप बाहर क्यों गए, तो उसने हमको बताया कि हम अपने मित्र से मिलने गए थे। तो मित्र से मिलने गया था, वो तो काम हो चुका है ना, वो अब हमें बता रहा है, तो यानी ये पास्ट हो गया, तो पास्ट के बारे में हमें बताता है। तो मोटिव्स में ये दोनों ही चीज़ें मायने रखती हैं, इन ऑर्डर टू और बिकॉज मोटिव्स। तो इसलिए मैंने डिस्कस किया कि आप भी अगर कहीं देख लें इन ऑर्डर टू और बिकॉज, हो सकता है कोई एक और डाल दे तो आप उसमें फाइंड आउट ना कर पाएँ। तो इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। मीनिंग एंड मोटिव्स के भी उन्होंने 2 टाइप बताएं, और किसी भी क्रिया को करने के पीछे ये कॉजेज़ रहते हैं और मीनिंग और मोटिव्स रहते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कोई क्रिया ही नहीं होगी। तो इसलिए आप ये अच्छे से देख लेना, मीनिंग के 2 टाइप हैं और मोटिव्स के 2 टाइप हैं। उसको मैंने बहुत ही शॉर्टकट में समझाया है। 2-3 की पॉइंट और बचे हैं इनके एकदम शॉर्ट, तो वो मैं डिस्कस कर देती हूँ, उसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा लेक्चर फिनोमेनोलॉजी का अल्फाबेट रूट्स का आइडिया फिनिश हो रहा है। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो लोग देख सकते हैं, बाकी लोग स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आई हैं और मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर दें, क्योंकि अगर आ गई तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में है नहीं है। तो मैंने इसलिए इसको बहुत ही शॉर्टकट में रखा है, और ये सारी चीज़ें 10-15 मिनट में फ़िनिश हो जाएंगी। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना कंपल्सरी नहीं है। तो जो पहले तो हमने नेचुरल एटीट्यूड के बारे में बात की थी, जो अल्फ्रेड हर्सल बताते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इन्होंने नेचुरल एटीट्यूड एंड सोशल एटीट्यूड में डिफरेंस बताया है, तो कहीं पूछ ले तो प्राकृतिक अभिवृत्ति और सामाजिक अभिवृत्ति में इन्होंने अंतर बताया है। और ये कहा है प्राकृतिक अभिवृत्ति पे तो हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाते नहीं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम एज इट इज़ मान लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो हमारा नेचुरल एटीट्यूड क्या है, जो भी न्यायालय है उसमें किसी भी अपराधी को सज़ा दी जाती है, ये हमारा एक नेचुरल एटीट्यूड हो गया। लेकिन जो सोशल एटीट्यूड के तौर पे इसको हम समझें तो वो कहते हैं हमें इसके प्रारूपों को समझना चाहिए कि क्या इसमें रहा, और इसी के साथ साथ हमें इसके कारण को समझना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को समझना चाहिए कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस रहते हैं सज़ा देने के पहले, किस तरह से अपराधी को पकड़ के लाया जाता है और किस तरह से उसको सज़ा के लिए बुलाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस रहती है, उन सभी को हम जानें। सोशल एटीट्यूड ये कहता है कि हमें नेचुरल एटीट्यूड को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ रह के उसकी जो स्पष्टता है, क्लियरिटी है, उसको पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चीज़ों को ढंग से समझना होगा। जैसे नेचुरल एटीट्यूड में क्या होता है, हमें घटनाओं के सार के बारे में पता चल गया, हमें पता चल गया ये है, तो सिर्फ सार पता चलने से ही नहीं होता। जैसे हमें पता चल गया इसको सज़ा मिलेगी, लेकिन इससे मतलब नहीं होता, हमने
क्लास में क्या पढ़ा, अल्फ्रेड शूट्स को पढ़ा, फेनोमेनोलॉजी पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है खाली, उससे हमने क्या सीखा, क्या यथार्थ निकला, क्या उसकी रियलिटी है, ये भी सारी चीज़ें हमें पता करनी चाहिए। तो ये हमारा सोशल एटीट्यूड का काम है, यानी चीज़ों पे प्रश्न मार्क लगा के उनको देखना चाहिए, तो हमें चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट दिखेंगी। तो ये अगर पूछ लेगा कि नेचुरल एटीट्यूड और सोशल एटीट्यूड में डिफरेंस बताया है अल्फ्रेड शूट्स ने, मे भी पूछ ले। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है द्रवता, फ्लूइडिटी की बात भी अल्फ्रेड शूट्स ने की है। जब वो सोशल रिलेशन की बात करते हैं तो उन्होंने कहा जो सामाजिक संबंध हैं उसमें सामाजिक संबंधों के तत्व के रूप में इसको यूज़ किया है, द्रव्यता को एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में यूज़ किया है। ये शायद कहीं किसी बुक में मेंशन नहीं है, तो अगर आ गया तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किसने बात की। तो सामाजिक संबंधों को द्रव्यता के रूप में देखते हैं और इसमें बताते हैं वो कि इसके हर किसी के अलग अलग रूप होते हैं, हर किसी के अलग अलग प्रारूप होते हैं। जैसे कि अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो सभी की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि माता की अलग होगी, पिता की अलग होगी, भाई की अलग होगी और बहन की अलग होगी, और इसी तरह डॉक्टर की अलग होगी, ग्राहक की अलग होगी और दुकानदार की अलग होगी। तो इस तरह से क्या होता है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। अब इसमें क्या होता है, सभी लोग अलग अलग अपना जो भी उनका प्रारूप होता है उसके आधार पर क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने रेट पूछने के बाद सामान खरीदा, किसी ने सामान खरीदने के बाद रेट पूछा, तो ये सभी के अलग अलग परिस्थितियों के आधार पे वो लोग अपना अपना काम करते हैं। और इसी तरह समाज में क्या होता है, द्रव्यता पाई जाती है। तो इसकी बात उन्होंने कही, सोशल रिलेशन में बहुत द्रव्यता रहती है और सभी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उसको हम इन पर्सपेक्टिव के आधार पे समझ सकते हैं और सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, उसी के आधार पे हम कार्य करते हैं। जैसे हमें किससे किस तरह से बात करनी है तो वो हमें पहले से ही हम जो टिपिफिकेशन के आधार पर निकालते हैं वो सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरह से किससे काम करना। जो मैंने ये लेटेस्ट एग्जांपल दिया कि कोई पहले पूछ लेता है कितने में है, कोई बाद में पूछता है कितना हुआ, तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक उपलब्धि के रूप में लिया है। तो ये अगर पूछ लेगा किसने सामाजिक संगठन को एक उपलब्धि के रूप में लिया है तो वो अल्फ्रेड शूट्स हैं। वो सामाजिक संगठन को एक उपलब्धि के रूप में मानते हैं और इसमें ये कहते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से जो एक रूपता बनी रहती है वो कैसे बनी रहती है और समान अनुभव के आधार पर कैसे वो शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, जिसमें उन्होंने पर्सपेक्टिव ऑफ मीनिंग्स की बात की थी। तो जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन्होंने कैसे लिया है, एक उपलब्धि के रूप में लिया है। और उसके बाद है व्यवहारिक तर्क यानी प्रैक्टिकल लॉजिक की वो बात करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि कुछ भी आपको सीखना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिकल लॉजिक के आधार पे सीखना होगा। पहले से क्या कहा जा रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। किसी ने अगर बताया है कि 2 + 2 4 होता है तो ठीक है, लेकिन आपको भी काउंट करके देखना है कि ये 2 + 2 4 हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो ये रियलिटी है। तो प्रैक्टिकल लॉजिक के आधार पे आपको चीज़ें देखनी है, ये फेनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो अल्फ्रेड शूट्स हैं उनका आग्रह है जो हमें सामाजिक संगठन का जो भी अध्ययन करना है वो एक उसको ऐसे इसमें जो भी पैटर्न बने हुए हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उनके कारणों को भी देखना है कि किस तरह से वो बना है। उन सभी चीज़ों को जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वो आग्रह करते हैं कि जितने भी समाजशास्त्री हैं वो सामाजिक संरचना का या सामाजिक संगठन का इस तरह से अध्ययन करें। ठीक है, और प्रैक्टिकल लॉजिक का तो मैंने बता ही दिया। सिद्धांत निर्माण जो थ्योरी बिल्डिंग है उसको वो नहीं मानते हैं, मतलब जो सार्वभौमिक नियम है उसको वो नहीं मानते हैं। सार्वभौमिक नियम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि समाज की जो संरचना है वो बदलती रहती है। अब नियम पहले से बना दिए गए हैं, जैसे सती प्रथा की जो बात हुई थी तो वो तब सही थी, अगर वही अभी भी बनी रहती तो अभी भी वही फॉलो होता। तो इसलिए उन्होंने कहा जो थ्योरी बिल्डिंग हो चुकी है उस पर हम अभी फोकस इतना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन हमें अपने प्रैक्टिकल लॉजिक के आधार पर देखना है क्या वो वर्तमान समय में सही साबित होती है तो हम उसको फॉलो करें। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का हमने एग्जाम्पल दिया था, तो हमें पता था कि ये चीज़ है, लेकिन हमें उनकी चेतना के आधार पर समझना है कि वो चीज़ें सही हैं या नहीं। तो इसको वो नहीं मानते हैं। इसके आधार पर उन्होंने कहा है कि आपको चेतना के आधार पर उसको
देखना चाहिए, अगर वो सही है तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रैक्टिकल लॉजिक के आधार पर ही रियलिटी को अपने अनुभव के आधार पर ही पता लगाना चाहिए। एक और नाम भागवाद की समस्या जो है वो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो इनकी है आलोचना, क्योंकि जिसकी जितनी तारीफ़ होती है उतनी उसकी क्रिटिक भी होती है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की। और इसका मतलब है जो नाम भागवाद है उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब है कि जो इन्होंने बार बार एक ही चीज़ पे फोकस किया है वो कौन सी है, चेतना, चेतना और माइंड, यही बार बार इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा हम हर पर्सपेक्टिव को सिर्फ चेतना के अनुसार कैसे समझ सकते हैं, और इन लोगों के अनुसार समाज क्या है। अगर माइंड ने कहा कि ये समाज है तो ये मानेंगे, अगर इसने कहा नहीं तो ये नहीं मानेंगे। तो इन्होंने कहा बस जितना दिमाग कहता जा रहा है, हर चीज़ को, हर वस्तु को हम चेतना के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको हम यूनिवर्सली ट्रूथ मानते हैं। तो हर चीज़ कैसे चेतना सबकी अलग अलग होती है और कैसे ये यूनिवर्सली ट्रूथ हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा हम हर चीज़ को दिमाग के आधार पर जो सही माने बस उसी को सही माने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस आधार पे इनकी आलोचना की गई। अगर पूछा जाए कहीं नाम भागवाद के आधार पे किसकी आलोचना की गई या इसकी क्या समस्या है, तो यही इसकी समस्या है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रैक्टिकल लॉजिक। जो नाम भागवाद है वो प्रैक्टिकल लॉजिक की जो बात करता है वही इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकल लॉजिक के आधार पे समझेंगे तो सबका प्रैक्टिकल लॉजिक अलग अलग होता है और फिर तो कुछ यूनिवर्सली ट्रूथ हो ही नहीं पाएगा। सब लोग अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बताएंगे, अलग अलग उनकी चेतना होगी, अलग अलग सबका दिमाग होगा, तो रियलिटी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा सोशल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, समस्या है। तो सामाजिक संरचना की जो प्रॉब्लम है वो कैसे है, तो सामाजिक संरचना क्योंकि कई व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है और सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, तो वही वो कहते हैं कि किस तरह से हम इसकी रियलिटी को लेके आएंगे, कैसे रियलिटी निकलेगी, क्योंकि सभी लोग तो अलग अलग बात कह रहे हैं और जब सभी लोग अलग अलग बात कहेंगे तो हमारा सेम आंसर कैसे आएगा जिसकी बात वो कहते हैं, या हम अपने अनुभव के आधार पे किसी भी सामाजिक संरचना को कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे सामाजिक संरचना में तो इन्होंने बात की कि जो भी व्यक्ति अपनी चेतना के आधार पर किस तरह से शक्ति को प्रदर्शित करता है, तो किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति है तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शित करेगा, किसी के पास कम है तो वो कम करेगा। अब जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वो क्या करेगा, अपनी चेतना के आधार पर गलत चीज़ों को भी सही साबित करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि उसके पास शक्ति है तो हो सकता है हम उसकी गलत चीज़ों को भी सही मान लें। तो अगर हम ये सही मान लेंगे तो इस वास्तविकता का हमें पता कैसे चल पाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको हम सिर्फ चेतना के आधार पर कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों की चेतनाएं अलग अलग होती हैं, सभी व्यक्तियों के पास शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, तो सिर्फ उसके आधार पर हम सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये दो समस्याएँ रहीं। अगर पूछ ले कि जो फेनोमेनोलॉजी थी उसकी क्या क्या समस्या थी, तो नाम भागवाद की समस्या, सामाजिक संरचना की समस्या, ये क्रिटिक इस आधार पर किया गया। उसके अलावा ये दो चीज़ें मैंने 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं। अब हो सकता है ये आपके लिए नहीं हो तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से अल्फ्रेड शूट्स को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल बता दिया है और बहुत ज़्यादा ही डिस्कस किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जितना हमसे पॉसिबल था उतना सारा नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है और आपको भी कुछ ना कुछ अलग मिला होगा। तो इस तरह से हमने अल्फ्रेड शूट्स से संबंधित जितना फेनोमेनोलॉजी का आइडिया था वो सारा डिस्कस किया है। और हो सकता है 1-2 चीज़ें मिस हो गई होंगी पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होंगी। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने समझाया है। तो इतना देखने के बाद, ये मेरे तीनों पार्ट देखने के बाद आपको फेनोमेनोलॉजी का तो बहुत ही अच्छे से आइडिया हो गया होगा। उसमें सारे टर्म्स, सारे पर्सपेक्टिव क्लियर हुए होंगे, सभी के आइडियाज़ क्लियर हुए होंगे कि हर्सल का और शूट्स का किस तरह से आइडिया डिफरेंट है एक दूसरे से। इसमें हमने स्टॉक ऑफ नॉलेज से लेकर रेसिप्रोसिटी ऑफ जो मीनिंग था वो, और जो इंटरसब्जेक्टिविटी था, टिपिफिकेशन था, रेसिपी था, मंडेन वर्ड था, और जो ब्रैकेटिंग की वो बात करते हैं वो था, और मीनिंग एंड मोटिव्स था। उसी के साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट मुझे लगे तो वो डिस्कस किए, और इम्पॉर्टेंट बुक्स थी जो हम लोग नॉर्मली 1-2 ही जानते हैं, लेकिन मैंने इनकी 7 बुक्स डिस्कस किए, तो हो सकता है वो नहीं हो। और अगर पेपर डिफ़िकल्ट बनता है तो डेफिनेटली इन सब जगह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें अगर फेनोमेनोलॉजी से आपको सारे सवाल सही करने हैं तो।
और अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट रिलायबल लगता है और आपको लगता है कुछ आपने नया सीखा है और आपके कोई भी फ्रेंड है जो नया सीखना चाहते हैं या फिनोमेनोलॉजी को समझने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।